चलेगा थोड़ा बहुत। जो फेज डायग्राम लिखा है ना तुमने, उसके राइट राइट पे लिखना होगा, पी पी जो लिखा है वहां से राइट राइट। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज फेज डायग्राम। ठीक है। अच्छा, फेज डायग्राम को समझने से पहले फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फेज। ठीक है, तो पहले हम फेज समझते हैं, फेज के बाद फेज डायग्राम की बात करेंगे। फेज का मतलब क्या हो जाएगा? फेज इज डिफाइंड एज माइक्रोस्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट। माइक्रोस्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट मतलब यदि आप बोलो कि कोई फेज है जिसमें एफसीसी अलग है, बीसीसी अलग है, एचसीपी अलग है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइक्रोस्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो फेज में आप सबसे क्या बोलोगे? इट इज डिफाइंड एज माइक्रो structurally distinct, chemically homogeneous। ठीक है, तो केमिकली कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज मैकेनिकली सेपरेबल। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फेज। ठीक है, या फिर आप सीधा ये याद रखें कि यदि उसका माइक्रोस्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट है और वो क्या है? केमिकली होमोजीनियस है। ठीक है, इस बात को याद नहीं भी रखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? फेज। लाइक H2O की बात करें तो H2O में आप लिक्विड भी देखते हो, वेपर भी देखते हो और सॉलिड फेज भी देखते हो। ठीक है, बट इन ईच ऑफ द केस इट हैज द फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला इज ऑलवेज H2O। ठीक है, पर यदि मैं माइक्रोस्ट्रक्चरली बात करूं तो माइक्रोस्ट्रक्चरली आप बोलेंगे कि लिक्विड वेपर से, वेपर सॉलिड से क्या है? अलग है, लेकिन केवल वो माइक्रोस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए, तो अपने यहाँ पर समझा कि फेज का मतलब क्या। अब इसी में आगे मैं बात करूं कि गिब्स फेज रूल की। ठीक है, तो गिब्स फेज रूल की यदि मैं बात करता हूं तो गिब्स फेज रूल क्या बोलता है? ये रूल आपको फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब थोड़ी देर में समझ रहे हैं, और जो भी आपके पास कंपोनेंट अवेलेबल है उन कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो वो है क्या? दैट इज P प्लस F इक्वल्स टू C प्लस 2। ठीक है, P स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, कि भैया कितने फेजेस अवेलेबल है, लिक्विड, सॉलिड, वेपर, गैस, व्हाटएवर। ठीक है, उसके बाद एफ स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये समझ सकते हैं कि लेट्स से मैंने एफ की वैल्यू यदि बोला कि 0 है, या एफ की वैल्यू लेट्स से 1 है, या एफ की वैल्यू लेट्स से मेरे पास 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो रिएक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ? डिफाइन कर सकता हूँ बाय दिस। यदि मेरे पास एफ इक्वल टू यदि 0 है तो मैं इस टाइप की रिएक्शंस को हमेशा इनवेरिएंट रिएक्शन बोलता हूँ, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसी तरह से हम, जैसे आप आयरन कार्बन डायग्राम में 3 इनवेरिएंट रिएक्शन देखेंगे, इसी तरह से मैं F इक्वल्स टू यदि 1 बात करता हूँ तो दैट इज यूनिवेरिएंट रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से हम F इक्वल्स टू 2 की बात करें तो स्टैंड फॉर बाई वेरिएंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद यदि मैं C की बात करता हूँ तो C स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ केमिकली एलिमेंट्स यूज्ड इन केमिकली कंपोनेंट्स। ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स व्हिच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। लाइक यदि मैं आयरन कार्बन डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर आयरन है और आपका एक कार्बन है, मतलब ये मेरा एक क्या हो गया? ऑब्वियस है कि ये कंपोनेंट और ये एलिमेंट दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग। तो वहां पर मेरा एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 2, मतलब उस केस में कंपोजिशन क्या होगा आपका? 2 होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 2 है, ठीक है, तो यदि मैं 2 की बात करूँ तो देयर आर 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो 3 वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? ये जो 2 आया वो कैसे आया ये बता रहा हूँ मैं। तो 3 वेरिएबल होते हैं, आप चाहो तो इसको C प्लस N भी लिख सकते हो। तो आप उस N को क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ
वेरिएबल और पैरामीटर विच अफेक्ट द प्रोसेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल में यदि यहाँ बात करूँ तो 3 वेरिएबल होते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल इज टेम्परेचर, सेकंड वेरिएबल इज प्रेशर एंड द थर्ड थिंग इज, अच्छा ये मेरे केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सी जो है, और द थर्ड थिंग इज कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, लेकिन अब वेरिएबल क्या चीजें हैं, तो इस पूरी प्रोसेस में यदि मैं प्रेशर को क्या रखता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ, तो यहाँ पर कितने पैरामीटर केवल 2 ही वेरी कर रहे हैं, इसलिए 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये आप फेज डायग्राम थर्मोडायनेमिक्स में भी देखेंगे और इसको डिटेल में। ठीक है, बस यहाँ पर अपना इतना ही समझने का है, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बात करते। ठीक है, नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज फेज डायग्राम। अच्छा, फेज डायग्राम का सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फेज डायग्राम का होता है। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप उसके जो भी माइक्रोस्ट्रक्चर्स हैं, जो भी कंपोजिशन आपने लिया है, तो at a particular temperature or pressure we can define its microstructure, कि भाई वो वहाँ पर उस particular temperature पर, उस particular composition पर उसका आपको microstructure कैसा मिलेगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, phase diagram। ठीक है, now we come to the this next is solid solution and compound। ठीक है, अच्छा solid solution और compound को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स से कि ये मेरी कोई एक स्टील की प्लेट है, और इस स्टील की प्लेट में लेट्स से कि मैंने बोला कि ये मेरा कोई Fe3C कंपोनेंट है। ठीक है, मतलब कंपाउंड है। तो जो स्टील है, दैट स्टील इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन, और Fe3C को मैं क्या बोलता हूँ, कंपाउंड। ठीक है, अच्छा हम इस सॉलिड सॉल्यूशन और कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई सॉलिड सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं, सॉलिड सॉल्यूशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट परसेंटेज। ठीक है, तो जब भी सॉलिड सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे आप, वेट परसेंटेज में लिखेंगे, लेकिन कंपाउंड्स को आप क्या किस में लिखेंगे, मोलर बेसिस या वैलेंसी के बेसिस पे। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस आर मेड ड्यू टू द म्यूचुअल डिसोल्यूशन ऑफ 2 एलिमेंट इन ईच अदर। ठीक है, तो 2 एलिमेंट जो अलग अलग हैं वो उनको डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड में क्या है, दे आर मेड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, इस तरह से मिलेगा आपको। अब मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूं तो आप हमेशा स्टील को क्या अल्फा, बीटा या गामा इस तरह से लिखते हैं कि अल्फा आयरन है या गामा आयरन, सॉरी डेल्टा आयरन है या गामा आयरन है। ठीक है, इसी तरह से या, लेकिन कंपाउंड्स को आप हमेशा क्या लिखते हैं, फॉर्मूले के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, Fe3C। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे मेरे किस किस के बीच में, सॉलिड सॉल्यूशन और कंपाउंड के बीच। ठीक है, चलिए, तो नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम्स। ठीक है, तो फेज डायग्राम्स के में, अच्छा उससे पहले हम एक चीज और समझ लें कि जो भी मेरा सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो सॉलिड या सॉल्वेंट, सॉल्यूट से लॉ इज कॉल्ड ह्यूमेरोथरी रूल। ठीक है, अच्छा ह्यूमेरोथरी रूल के 4 फैक्टर हैं। ठीक है, ये 4 फैक्टर आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो अच्छा ह्यूमेरोथरी रूल की यदि मैं बात करूं तो इट इज यूज्ड फॉर द एक्सटेंसिव सॉलिडिटी। ठीक है, मतलब केवल ये आइडियल केस है। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस बहुत हर केस में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फॉर एक्सटेंसिव सॉलिबिलिटी। ठीक है, एक्सटेंसिव सॉलिबिलिटी के लिए होता है, द फर्स्ट रूल इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, तो पहला हमारा रूल क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, अच्छा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर क्या बोलता है ये समझ लेते हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ द एलिमेंट लगभग शुड बी सेम, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों एलिमेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो एक दूसरे से मिलने वाले हैं, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट फैक्टर, दैट फैक्टर इज रिलेटिव
साइज फैक्टर। अब रिलेटिव साइज फैक्टर की यदि मैं बात करूं तो आप ये बोल सकते हो द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस, मतलब दोनों जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट के बीच का जो एटॉमिक रेडियस है इट शुड बी लेस देन ऑफ 15%। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि दोनों के बीच का जो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, इट इज लेस देन 15%। ठीक है, now we comes to the next factor. That next factor is chemical affinity factor। ठीक है, अच्छा केमिकल एफिनिटी फैक्टर क्या है? द ग्रेटर द केमिकल एफिनिटी बिटवीन द टू एलिमेंट्स मोर रेस्ट्रिक्टेड विल बी द सॉल्युबिलिटी। मतलब यदि ज्यादा केमिकल एफिनिटी है ना, मतलब सीधी बात है, एक दूसरे को अपोज करने वाली बात है, ठीक है, तो ग्रेटर केमिकल एफिनिटी होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी के लिए। ठीक है, द ग्रेटर द केमिकल एफिनिटी बिटवीन द टू एलिमेंट्स मोर रेस्ट्रिक्टेड दी सॉल्युबिलिटी। मतलब सीधी सीधी बात करें, जितना ज्यादा केमिकल एफिनिटी होगा उतना ज्यादा वो रेस्ट्रिक्ट करेगा एक दूसरे में सॉल्युबल होने के। ठीक है, द लास्ट फैक्टर इज रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर। अब रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर के लिए हम बात करें तो अब एक कोई लोअर वैलेंसी वाला एलिमेंट होगा और दूसरा एक कोई एक हायर वैलेंसी वाला होगा, तो एन एलिमेंट ऑफ लोअर वैलेंसी कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, मतलब जिसका कम वैलेंसी होगा तो एन एलिमेंट ऑफ लोअर वैलेंसी कैन dissolve in या can dissolve more amount of another higher valency। ठीक है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा किसके लिए हो गया, एक्सटेंसिव सॉल्युबिलिटी के लिए। क्लियर है? तो ये रूल कई बार यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, मे बी कैसे बनेगा कि भाई आपको इसमें से कुछ पैरामीटर राइट या रॉन्ग दे दे। ठीक है, इस तरह से एमएसक्यू यहाँ से बनने के चांसेस हैं। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दिस इज फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम क्या होता है ये हमने समझ ही लिया था। तो देयर आर मेनली four types of phase diagram. The first phase diagram is isomorphous phase diagram. The second is eutectic phase diagram. The third one is partial eutectic phase diagram, and the fourth one is layer system। ठीक है, चलिए तो इसकी डेफिनेशन हम यही देख लेते हैं, फिर एक एक को समझते हैं। ठीक है, तो आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम की यदि मैं बात करता हूं तो द टू एलिमेंट्स एडेड, या मतलब दो एलिमेंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो दिस इज complete solubility in liquid and solid phase। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट सॉलिबिलिटी यदि लिक्विड और दोनों में, लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों में ही है। ठीक है, तो या सॉलिड स्टेट बोलना चाहिए, सॉलिड स्टेट दोनों में ही है, तो हम इस तरह के फेज डायग्राम को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम। ठीक है, आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम। क्लियर है? चलिए, तो
इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप लिख लें। फॉर एग्जाम्पल दैट इज CuNi AuAg और AuCu। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो भी गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड यदि सिल्वर से मिल रहा है या गोल्ड कॉपर से मिल रहा है या CuNi का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। तो उस केस में जो फेज डायग्राम फॉलो होता है दैट फेज डायग्राम इज आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट दैट दिस इज यूटेक्टिक फेज डायग्राम। यूटेक्टिक फेज डायग्राम की मैं बात करूं तो टू एलिमेंट्स जो भी एक दूसरे से सॉल्युबल हो रहे हैं या सॉल्युबिलिटी बनाना चाह रहे हैं, added will exhibit complete solubility in liquid state। ठीक है, मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल किसमें है, लिक्विड स्टेट में। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि एंड कंप्लीट इनसॉल्युबिलिटी कौन सी स्टेट में होगा, ऑब्वियस स्टेट में, कंप्लीट इन सॉल्युबिलिटी कौन सी स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पार्शियल की। तो पार्शियल में भी यही है कि टू एलिमेंट्स विल एक्सिबिट कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, यहाँ तक तो जो मैंने लिखा है वो सेम है, मतलब कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन, तो आप लिख ले चाहे तो कंप्लीट solubility in liquid state but in partial solubility in solid state। ठीक है, अच्छा, नाउ वी कम्स टू द लास्ट, दिस इज लेयर सिस्टम। अच्छा, इसके एग्जांपल देख ले यदि हम, तो यदि मैं यूटेक्टिक की बात करता हूं तो आप इसमें याद रखें लेड और आर्सेनिक का जो कॉम्बिनेशन है दैट कॉम्बिनेशन इज यूटेक्टिक सिस्टम। और यदि आप बिस्मथ और कैडमियम की बात करें तो बिस्मथ और कैडमियम के केस में भी यूटेक्टिक फेज डायग्राम फॉलो होता है। इसी तरह से पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम की यदि हम बात करें तो इट इज आल्सो फॉर AgCu और AgCu के लिए होता है, और इसी तरह से पार्शियल यूटेक्टिक डायग्राम फॉर PbSm। ठीक है, अब लेयर सिस्टम की बात करते हैं। इन दिस सिस्टम द अलॉय एलिमेंट विल एडेड will exhibit insolubility in both the liquid and solid state। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, तो complete insolubility ऐसा बोलो आप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि ना तो वो complete insolubility मतलब एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे, ठीक है, in liquid as well as या and in solid state। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेयर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, ये भी एक कॉपर और मॉलिब्डेनम के केस में ये अप्लाई होता है। क्लियर है, तो ये हमारे सारे फेज डायग्राम हो गए। अच्छा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट है हमारा आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम, यूटेक्टिक फेज डायग्राम, पार्शियल और लेयर सिस्टम को हम नहीं समझे क्योंकि ये कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। आगे बात करते हैं आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम। ठीक है, चलिए, तो आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम कैसे बनता है, क्या होता है, उसको समझते हैं पहले। ठीक है, चलिए, तो आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम की बात करें हम, तो आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम में हम ये पहले ही समझ चुके हैं कि दोनों एलिमेंट क्या है, विल एक्सिबिट कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। अच्छा, डायग्राम बनता कैसे ये समझ लेते हैं। ठीक है, एज यूजुअल यहाँ पर हमेशा आपका टेम्परेचर होगा,
इधर आपका परसेंटेज ऑफ जो भी दो एलिमेंट ले रहे हैं उनका कंपोजिशन होगा, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से कि मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 100% ए है और इधर मेरा 100% क्या है, बी है। क्लियर है? तो ऑब्वियस है, तो अगला पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि अगला पॉइंट क्या बोल सकते हो आपकी 90% ए, या फिर इसका उल्टा क्या बोल सकते हो 10% बी, ठीक है। तो मैं बी के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पे 90 और अगेन 100, ठीक है। अब यदि मैं इसका फेज डायग्राम ड्रॉ करूं तो फेज डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। अच्छा, ये डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेट में आपको कंप्लीटली लिक्विड फेज मिलता है, यहाँ पर आपको लिक्विड प्लस सॉलिड फेज मिलता है और नीचे की तरफ आपका सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट जो है इट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ ए एंड दिस इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ बी। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, दिस लाइन इज सेज लिक्विडस लाइन और इस लाइन को हम बोलते हैं सॉलिडस लाइन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम, ठीक है। इट इज योर आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से हम दो रूल आते हैं यहाँ पर। एक होता है टाई लाइन rule. It is again not very much important, but lever rule is very much important, ठीक है। तो lever rule दोनों से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लेट्स से आपने कोई एक टेम्परेचर लिया कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपको क्या करना है, इसका कितने अमाउंट में लिक्विड और सॉलिड फेज है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहता हूं कि यहाँ पर कितना इसका लिक्विड और सॉलिड फेज होगा, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट्स से यहाँ पर जो कंपोजिशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट का मुझे निकालना है, तो इसको मैंने नाम दे दिया CO। अब यहाँ पर पूरा का पूरा क्या कन्वर्ट हो चुका है वो सॉलिड में, तो उसको मैं बोलता हूँ CS, और यहाँ पर अभी भी क्या है वो लिक्विड ही है, तो दैट इज CL। क्लियर है? अच्छा, आप लीवर रूल को समझना चाहते हैं तो इस लाइन को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं कि भैया ये अपन ने केवल ये वाली जो लाइन है, ठीक है, लेट्स से ये मेरा लाइन हो गया C, ये हो गया मेरा D, और इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इस लाइन को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये हो गया मेरा C, ये हो गया मेरा D, और यहाँ पर कहीं पॉइंट आ गया आपका F, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझने की है कि भैया जब वो नीचे आ रहा है तो मतलब यहाँ पे उसका सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ, मतलब डेंड्राइट्स बनना स्टार्ट हुए। जैसे ही डेंड्राइट्स बनना स्टार्ट हुए मतलब अब जैसे ही नीचे आएगा, मतलब इस पॉइंट के नीचे जैसे ही आता है तो वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। मतलब दिस परसेंटेज, यदि मैं इसकी बात करूं तो दिस परसेंटेज इज शोइंग कि ये सॉलिड फेज है और इधर का आपका क्या है, लिक्विड फेज है। मतलब अभी जैसे ही आया तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये पॉइंट की मैं बात करूं तो इतना क्या हो चुका है सॉलिड में, क्योंकि कम हो गया, तो कम सॉलिड में है, ज्यादा लिक्विड में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ और पार्ट सॉलिड का बढ़ गया, लेकिन लिक्विड अभी भी ज्यादा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप कि आप लिक्विड कम है लेकिन सॉलिड ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे तो पूरी तरह से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे ये समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये मेरा ऑब्वियस है कौन सा फेज हो गया, सॉलिड, और ये मेरा कौन सा फेज हो गया, लिक्विड, ठीक है। और ये मेरा टोटल हो गया, ठीक है। तो लेट्स से इफ आई वांट्स टू नो द वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो मैं यदि
यहाँ से वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो क्या निकलेगा भैया? सॉलिड का कौन सा रीजन है ये? तो सी एफ, ठीक है, सी एफ बाय टोटल, टोटल कितना है? सी डी इंटू 100। इसी तरह से आप यदि वेट परसेंटेज ऑफ इसका निकालना चाहते हैं, वेट परसेंटेज यदि आप लिक्विड का निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? दैट इज एफ डी बाय सी डी इंटू 100, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने सी एल सी ओ सी एस मार्क किए थे, आप इससे भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट्स से कि आपको सॉलिड निकालना है, तो क्या बोलेंगे आप? CO माइनस सी एल बाय टोटल, टोटल कितना है? CS माइनस CL इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा आपका? इट इज दी वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड। यदि वेट परसेंटेज किसका हो गया? ये सॉलिड का हो गया। इसी तरह से हम यदि वेट परसेंटेज लिक्विड का निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, मतलब सी एस माइनस सी ओ बाय टोटल सी एस माइनस सी एल इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो टेस्ट बाय दी टाइलाइन रूल, ठीक है। ये टाइलाइन रूल से निकालते हैं और इससे लीवर रूल से, दोनों से कैलकुलेशन सेम ही है, उसका कुछ चेंज नहीं आता है, ठीक है। दोनों से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट, दिस इज यूटेक्टिक फेज डायग्राम। अच्छा, तो यूटेक्टिक फेज डायग्राम को हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हुए हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम की। तो आयरन कार्बन डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द एग्जाम, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आयरन कार्बन डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ऐसा लिखें, दैट इज आयरन कार्बाइड डायग्राम, नॉट आयरन कार्बन डायग्राम। क्लियर है? या कुछ कुछ बुक्स में Fe3C डायग्राम, ठीक है, ये भी बोलते हैं। चलिए, तो पहले एक चीज आप नोट कर लें, आई थिंक आपको पता भी होगा, दैट इज कि जो भी आयरन है उसका 768 डिग्री सेल्सियस इज द क्यूरी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, क्यूरी पॉइंट मतलब इसके बाद वो नॉन मैग्नेटिक बिहेव करने लगता है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर यदि हम लेके जाएंगे तो हमारा जो भी आयरन होगा वो मैग्नेटिक बिहेवियर उसका नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज नॉट द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पर ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर मैं आयरन कार्बन डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका एक लाइन यहाँ से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन, ठीक है। तो कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा ये समझते हैं। तो कूलिंग कर्व की मैं यदि बात करूं तो लेट्स से एज यूजुअल आपका यहाँ पर y एक्सिस पर टेम्परेचर है, ठीक है, और इधर आपका टाइम है, ठीक है। चलो, तो आप सभी को आई थिंक पता होगा कि जो भी आयरन है, उस आयरन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आयरन के केस में 1539 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आयरन, ठीक है। तो इसी से हम शुरुआत करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनता है कि ये कर्व, ये हमारा हो गया लेट्स से 1539 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये टेम्परेचर बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आगे आयरन कार्बन डायग्राम में भी आपको यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1539 डिग्री सेल्सियस, इट इज माय फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जब आप उसको और कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, फिर अगेन आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है। अच्छा, ये कौन से पॉइंट्स हैं, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो
यदि मैं इस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो कितना 1539। अच्छा, इसके ऊपर क्या होगा, तो ऑब्वियस लिक्विड स्टेट होगा, ठीक है। इसके नीचे यदि हम जैसे ही बात करते हैं तो इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन। आप चाहे तो लिख लें कि इट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर आयरन, ठीक है, प्योर आयरन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला फेज जो मिलता है दैट इज डेल्टा आयरन, ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट स्ट्रक्चर इज बीसीसी, ठीक है। और उसके बाद ये जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज 1400 डिग्री सेल्सियस। बीसीसी स्ट्रक्चर डेल्टा आयरन का है, और इसमें जो एन एवरेज मतलब एवरेज नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो दैट इज 2। अच्छा, इससे ऊपर टेम्परेचर होगा मतलब अपना जो भी आयरन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, इट बिहेव्स नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो इससे ऊपर जब भी कभी हम बात करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दिस इज 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका ये जो लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ठीक है। मतलब यहाँ पर उसका क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि लिक्विड से वो किसी आयरन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए वो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो लाइन है, तो अब देखो उसका स्टेट केवल चेंज हो रहा है, क्योंकि लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, इसलिए मैंने इस लाइन को क्या बोला, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। एंड दिस लाइन इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, क्योंकि यहाँ पर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से दिस इज माय क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है मेरा। इसके नीचे जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गामा आयरन, ठीक है। मतलब वो आयरन कौन सा होगा, गामा आयरन, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रक्चर मिलता है दैट स्ट्रक्चर इज बीसीसी। और इस केस में बीसीसी के केस में हमने एवरेज नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे दैट इज 4, क्लियर है। उसके बाद ये जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज 910 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले 1539, 1400, उसके बाद 910 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, ऑब्वियस है नॉन मैग्नेटिक होगा, क्योंकि इससे ऊपर जब भी टेम्परेचर में बात करेंगे हम तो आयरन कैसा मिलेगा हमको, नॉन मैग्नेटिक ही मिलेगा, क्लियर है। इसके नीचे आ गए अपन। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा होगा इसकी बात करते हैं। दैट आयरन इज कॉल्ड अल्फा आयरन, ठीक है। अल्फा आयरन है तो इसका स्ट्रक्चर भी केवल आपको बीसीसी मिलता है। तो बीसीसी है तो ऑब्वियस है कि ये कैसा होगा, एन एवरेज जो होगा वो कितना आएगा आपका, सॉरी एन एवरेज कितना आएगा आपका, 2 आएगा। और जो इसका बिहेवियर है, अच्छा ये टेम्परेचर को 768 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। उसका बिहेवियर कैसा होगा, ऑब्वियस इसके ऊपर है तो किस तरह का मैग्नेटिक नेचर होगा, दैट इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। Now we comes to the next. This is अल्फा आयरन अगेन। तो आपको अल्फा आयरन ही मिल रहा है, ऑब्वियस अल्फा आयरन है तो स्ट्रक्चर बीसीसी होगा। एन एवरेज जो है वो 2 ही होगा, लेकिन चेंज क्या होगा कि यहाँ पर जो आयरन है दिस आयरन इज बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर करेगा, क्लियर है। और यहाँ पर ये चीज समझने की जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, इसलिए आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड टाइम डिपेंडेंट एंड रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी प्रोसेस में हमने कैसे रिवर्सिबल एज वेल एज आइसो टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशंस की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि आयरन कार्बन डायग्राम या आयरन कार्बाइड डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। चलिए तो आयरन कार्बन डायग्राम, कार्बाइड डायग्राम इससे ड्रॉ होगा, बड़ा ही सिंपल मेथड है, इससे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम। कैसे ड्रॉ होगा देखते हैं। तो y एक्सिस पर आपका एज यूजुअल
टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पर एज यूजुअल आपका कंपोजिशन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेम्परेचर। अच्छा, मैं यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूँ, हो सकता है आप कुछ डायग्राम देखो तो उसमें आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हो, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर सारे डिग्री सेल्सियस इसलिए लिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या डिग्री सेल्सियस ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, इसलिए डिग्री सेल्सियस में ही आप इसको याद रखें, ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहले मैं इस टेम्परेचर वाली लाइन की बात करूंगा, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, इसमें परसेंटेज ऑफ जो भी होगा वो किसका परसेंटेज होगा, दैट परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। मतलब आयरन के साथ किसका परसेंटेज देख रहे हैं हम, कार्बन का, क्योंकि आयरन कार्बाइड डायग्राम देख रहे हैं ऑब्वियस। तो 0 से लेके ये 6.67 परसेंटेज तक ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये 67 परसेंटेज तक ही क्यों होता है, इसका ये रीजन है क्योंकि इसके बाद इसकी जो आयरन के साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाती, मतलब इसके बाद वो उससे सॉल्युबल नहीं होगा, उसमें उसके फ्लैक्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखो कि ये क्या है, 6.67 परसेंटेज तक ही आयरन के साथ कार्बाइड जुड़ सकता है, उसके बाद नहीं, ठीक है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर हैं, उन इंपॉर्टेंट टेम्परेचर लाइंस की पहले बात ना करें, पहले हम सारे टेम्परेचर आप मार्क कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेम्परेचर लाइन मैं मार्क कर रहा हूँ दैट इज 727 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मार्क करें इसके जस्ट ऊपर, दिस इज 768 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आप ऊपर की तरफ मार्क करें दैट इज 910 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 1147 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 1400 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद 1492 और उसके बाद आप मार्क करेंगे 1539 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बस ये टेम्परेचर आपको याद रखना है, 727, 768, 910, 1147, 1400, 1492 एंड 1539, ठीक है। अब ड्रॉ कैसे करना है, तो कुछ नहीं, आपको जो भी मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ वो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 6.67 है, तो 0.1 पर एक कहीं पर पॉइंट आएगा, तो 0.1 लगभग कहाँ पर 1439 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप मार्क करेंगे 1492 डिग्री सेल्सियस पर 1492, 0.1, 0.18 एंड 0.55, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट हो गया 0.1, 0.18 और क्लोजर होना चाहिए 0.55, ठीक है, और क्लोजर होना चाहिए, क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट मार्क करने के बाद आप यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि 1539 मेल्टिंग टेम्परेचर है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स को आप चाहें तो अलग से मार्क करेंगे, 3 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। 0.1, 0.18, 0.55, ठीक है। आपने जैसे ही इनको ज्वाइन किया, थोड़ा सा मैं इसको स्पेस देके ड्रॉ करता हूँ ताकि जब भी आप इस तरह का कर्व बनाएंगे तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, मतलब आप जब इधर जा रहे हैं तो इस तरह के ग्राफ से आप इसको इंडिकेट करेंगे। उसके बाद जब आप नीचे आ रहे हैं तो ये इधर की तरफ बनेगा, मतलब ये कर्व कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, कर्व बनना चाहिए ना कि स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 1400 पर इस कर्व को इधर ज्वाइन करें और इसी से इस कर्व को इधर ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद 1147 वाली जो लाइन है उस 1147 पर आप मार्क करें दैट इज 2% एंड 4.3%, ठीक है। तो ये आपका इट इज अराउंड 2% होना चाहिए और 2 या 2.1% बोल सकते हो।
ठीक है, तो ये मेरा जो पॉइंट आया दैट इज 2.1% ऑफ कार्बन एंड इट इज 4.3 या 4.2 भी बोल सकते हो, 4.3% ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 727 डिग्री सेल्सियस पर भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब भी मैं कर्व किस तरह से इधर ड्रॉ कर रहा हूं तो आप क्या करेंगे, कर्व ऐसा बनेगा। जब आप इधर जा रहे हैं मतलब ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? उसके बाद ये कर्व ऐसा जाएगा और यहाँ पर आप डैश से बनाए। अच्छा, डैश का मतलब बता देता हूँ, ये इस तरह का बनेगा। उसके बाद 910 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पर 0.1 लिया था आपने, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है दैट इज 0.02। ठीक है, तो 0 ऑब्वियस इससे आगे की तरफ आना चाहिए और 910 डिग्री सेल्सियस पर इस ग्राफ को आप ऐसा और इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो आएगा ये पॉइंट, ये वाला दैट इज 0.008% ऑफ कार्बन। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर आएगा दैट इज 0.5 यहाँ था, तो 0.5 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर आएगा आपका 0.8% ऑफ कार्बन। तो इससे एक लाइन इधर और इस 2% वाली लाइन से एक पॉइंट इधर। आई थिंक ये आपका पूरा आयरन कार्बन डायग्राम या आयरन कार्बाइड डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है, लिक्विड। इसके बाद इस वाले रीजन की बात करें तो पहले इस वाले रीजन को कंप्लीट करते हैं, फिर अगले वाले रीजन पर जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ। तो लिक्विड प्लस सबसे पहले आपको मिलेगा डेल्टा आयरन। ठीक है, तो लिक्विड पहले लिक्विड प्लस डेल्टा रीजन में जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला जो रीजन है दैट इज डेल्टा रीजन। ठीक है, और ये जब इस 0.55 के आगे जाता है, ठीक है, तो अच्छा इसके नीचे जैसे ही मैं आऊंगा मतलब इस 1439 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता हूं तो दैट रीजन इज गामा रीजन। ठीक है, तो गामा को हमने समझ ही लिया था, गामा कैसा है, एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, केवल गामा ही एफसीसी स्ट्रक्चर मिलता है, बाकी सब जगह बीसीसी स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गामा को ही आप ऑस्टेनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये से अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस बीच वाले रीजन में होगा, डेल्टा और गामा का रीजन कहाँ मिलना चाहिए, ये वाले रीजन में क्या मिलेगा आपको, इस वाले रीजन में मिलेगा आपको डेल्टा प्लस गामा। ठीक है, ये गामा और डेल्टा के बीच लिक्विड के बीच वाला रीजन है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका लिक्विड प्लस गामा। ठीक है, उसके बाद यदि मैं ये 2% की बात कर रहा हूँ, इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा गामा और ये वाला रीजन Fe3C का रीजन हो जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा दैट इज गामा प्लस Fe3C। ठीक है, और इस वाले रीजन में आपको लिक्विड प्लस Fe3C, Fe3C स्टैंड फॉर सीमेंटाइट, ये आपका गामा प्लस Fe3C रीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया 0.8%, 0.2। ठीक है, इसके बाद गामा के बाद यदि हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आपको मिलता है अल्फा आयरन। ठीक है, ये आपका डेल्टा आयरन था। ठीक है, तो डेल्टा और गामा के बीच का रीजन क्या हो जाएगा, डेल्टा सॉरी अल्फा, ये अल्फा रीजन है तो अल्फा प्लस गामा का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर 3 रिएक्शन होती है। ठीक है, 3 रिएक्शन कौन कौन सी होती है इसको समझने से पहले आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए कि ये आपका पॉइंट आता है यूटेक्टिक। ठीक है, ये पॉइंट कहलाता है आपका पेरीटेक्टिक। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है दिस पॉइंट इज यू कैन से
यूटेक्टॉइड। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पॉइंट जो मिलता है वो क्या मिलता है, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टॉइड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपको इनवेरिएंट रिएक्शंस मिलती हैं। ठीक है, तो इनवेरिएंट रिएक्शंस का मतलब क्या है, यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स पर आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 0। क्लियर है। उसके बाद और कुछ समझने का रह क्या, हाँ एक चीज और है कि ये 768 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन 727 वाली डिग्री सेल्सियस वाली लाइन से क्या है, थोड़ी सी ऊपर होती है। मतलब इस रीजन में इसके नीचे आपका मैग्नेटिक बिहेव करेगा, जो भी आयरन होगा उसके ऊपर नॉन मैग्नेटिक बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं, लाइंस पर आते हैं पहले। तो ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप हीट ट्रीटमेंट पढ़ते हो तो ये लाइंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये मेरी लाइन जो सबसे 727 वाली लाइन है, इस लाइन को मैं A1 बोलता हूँ, उसके ऊपर इस वाली लाइन को A2 बोलता हूँ, और ये जो लाइन है, ये जो अल्फा प्लस गामा और गामा को सेपरेट कर रही है, इस लाइन को मैं बोलता हूँ A3, और गामा प्लस Fe3C और गामा को जो सेपरेट करती है लाइन, इस लाइन को मैं बोलता हूँ ACM। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट फेजेस की पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं कि भैया आपकी जो डेफिनेशंस हैं वो क्या होगी। ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहले देखा कौन से, अच्छा इसको मैं रख कर देता हूँ, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस फॉर द डिफरेंट फेजेस। कितने फेजेस मिले आपको, आपको मिला डेल्टा फेज, फिर मिला आपको गामा जिसको हम ऑस्टेनाइट फेज बोलते हैं, फिर हमको मिला अल्फा फेराइट। ठीक है, उसके बाद मिला हमको Fe3C, ठीक है, जिसको हम सेमेंटाइड बोलते हैं, Fe3C को सेमेंटाइड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझें कि आपसे पूछ सकता है किसी भी इंटरव्यू में कि डेल्टा फेराइट का मतलब क्या। ठीक है, डेल्टा फेराइट का मतलब क्या से है, इट इज डिफाइंड एज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन डेल्टा आयरन व्हिच इज इन बीसीसी स्ट्रक्चर, जिसका हमको एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने थे, 2, नॉन मैग्नेटिक बिहेव का था। ठीक है, तो जब भी आपसे डेल्टा फेराइट बोलेगी, व्हाट इज डेल्टा फेराइट, तो इट इज डिफाइंड एज द इंटरस्टिशियल solid solution of carbon in डेल्टा आयरन। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। एन एवरेज कितना होता है, ऑब्वियस है बीसीसी है तो 2 होगा, और नॉन मैग्नेटिक बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे स्ट्रक्चर पर चलें, दैट इज गामा ऑस्टेनाइट। तो गामा ऑस्टेनाइट में भी आप ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या बोलेंगे कि इट इज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन। ठीक है, तो डेफिनेशन वही का वही है मेरा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। एन एवरेज कितने होंगे, ऑब्वियस है 2 होंगे, 4 होंगे, और बिहेव इसका नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम अल्फा फेराइट की बात करें, तो अल्फा फेराइट में भी वही बोलेंगे कि इट इज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन व्हिच इज इन बीसीसी स्ट्रक्चर, जिसमें एन एवरेज कितना है, बीसीसी स्ट्रक्चर है तो 2 होगा, और मैग्नेटिक बिहेव कर सकता है। कब बिहेव करेगा, जब बिलो द 768 डिग्री सेल्सियस होगा तब। ठीक है, उसके ऊपर नॉन मैग्नेटिक बिहेव करेगा। ठीक है, उसके बाद Fe3C की बात करें, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। Fe3C जिसको हमने क्या नाम दिया, इट इज योर सीमेंटाइट। ठीक है, तो सीमेंटाइट का मतलब Fe3C। अच्छा, तो इट इज द इंडस्ट्रियल कंपाउंड, क्योंकि Fe3C क्या है, मेरा कंपाउंड है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज द इंडस्ट्रियल कंपाउंड ऑफ फेरस एंड कार्बन। ठीक है, तो Fe3C इज, इट इज द
इंडस्ट्रियल कंपाउंड, ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड है, किसका, ऑफ फेरस एंड कार्बन, ठीक है। इसी के बाद यदि हम Fe और आयरन कार्बन डायग्राम, Fe3C डायग्राम की बात करें तो ये इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आई थिंक आईएएस में, ठीक है, कुछ किसी एग्जाम में आया है, ठीक है। तो Fe3C डायग्राम जो है वो इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, लेकिन यदि हम ट्रिपल टी या सीसीटी कर्व पढ़ते हैं तो इट इज द नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है, मतलब वो नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपको फेजेस मिल रहे हैं, अल्फा बीटा सॉरी अल्फा गामा डेल्टा जो भी मिल रहा है वो सारे जो फेजेस हैं वो इक्विलिब्रियम फेजेस हैं, ठीक है। और आपको एक चीज और पूछ सकता है कि मार्टेनसाइट कभी भी आपको आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं इक्विलिब्रियम कूलिंग बोल रहा हूँ, मतलब इक्विलिब्रियम कूलिंग मतलब आप कैसे किस तरह की कूलिंग कर रहे हैं, स्लो कूलिंग, ठीक है। चलिए अब कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, जो हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। तो आप पहले आपका आयरन कार्बन डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है उसको देखते हुए कुछ जो रिएक्शंस है उनको समझे। तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा दैट इज पेरिटेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, पेरिटेक्टिक रिएक्शन सबसे ऊपर मिल रहा था, इट टेक्स प्लेस, ये कहाँ पर होता है, 1490 डिग्री सेल्सियस पर। इट टेक्स प्लेस एट 1492 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डेल्टा प्लस लिक्विड था, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू गामा या ऑस्टेनाइट, कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन पे, एट 0.18 परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा प्लस लिक्विड गिव्स गामा, ठीक है, एट 1492 डिग्री सेल्सियस और कार्बन परसेंटेज 0.18%, ठीक है। इसी तरह से सेकंड फेज की बात करें तो पेरिटेक्टिक के बाद आ जाएगा आपका यूटेक्टिक, ठीक है। तो यूटेक्टिक रिएक्शन की बात करें तो यूटेक्टिक रिएक्शन कहाँ हो रहा था, इट टेक्स प्लेस एट 1147 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर जो लिक्विड था वो लिक्विड दो नए फेजेस में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो एंड हियर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गामा प्लस Fe3C, ठीक है। कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन पे, 84.3 परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। अच्छा, इसको लिखें तो अपन क्या लिखेंगे कि लिक्विड is going to be converted at 1147 degree Celsius and 4.3 percentage of carbon and it gives gamma plus Fe3C। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछता है वो, तो डेल्टा को मैं S1 मतलब पहला सॉलिड मिल रहा है तो S1 प्लस लिक्विड गिव्स न्यू सॉलिड दैट इज S2, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि लिक्विड gives S2 plus S3, ठीक है, या हाँ ठीक है S2 plus S3। इसी के बाद यदि हम थर्ड रिएक्शन देखें दैट इज माय यूटेक्टॉइड रिएक्शन। यूटेक्टॉइड रिएक्शन की बात करें तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन इट टेक्स प्लेस एट 727 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर होता है, 727 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और जो भी कार्बन का परसेंटेज है वो कितना होता है, 0.8 परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑस्टेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा एंड Fe3C, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑस्टेनाइट मतलब गामा is converted into alpha plus
Fe3C, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे आप? मैथमेटिकली लिखेंगे आप कि जो गामा है दैट इज गामा गिव्स कितने टेम्परेचर पे, 727 डिग्री सेल्सियस पे। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, 0.8 परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसमें कन्वर्ट हो रहा है अल्फा प्लस Fe3C में, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि S2 मतलब ये वाला सॉलिड कौन सा, ये जो मिला था आपको, इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू S3 अल्फा प्लस S4, ठीक है, ठीक है। तो S3 आपका Fe3C हो गया और S4 आपका अल्फा हो गया, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन वेरियस फेजेस, कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके लिए आपको आयरन कार्बन डायग्राम पूरी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन इसको भी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन, solubility of carbon in various phases, ठीक है। कौन कौन से फेजेस में कितनी पर सॉल्युबल होता है? तो कार्बन सॉल्युबिलिटी इन डेल्टा फेराइड, ठीक है। तो पहला अपने को जो भी डेल्टा फेराइड मिलता है तो कितने परसेंटेज पे मिलता है ये समझते हैं, बस यही अपना पॉइंट है। तो कार्बन सॉल्युबिलिटी इन डेल्टा, सॉरी हाँ, डेल्टा फेराइट कितने पे मिलता है, 0.1 परसेंटेज ऑफ कार्बन। दूसरे की बात करें तो कार्बन सॉल्युबिलिटी इन गामा मतलब ऑस्टेनाइट फेज में कितना होगा ये समझते हैं। तो ऑस्टेनाइट में कितने पे मिलता है अपने को, 2 परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसी तरह से थर्ड, कार्बन सॉल्युबिलिटी ऑफ solubility in अल्फा फेराइट, ठीक है। तो अल्फा फेराइट में कितने पे मिलता है अपने को, G इज 0.025 परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसी तरह से कार्बन solubility in अल्फा फेराइट एट रूम टेम्परेचर, जो सबसे नीचे पॉइंट था, रूम टेम्परेचर पे कितने पे था, 0.008 परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसी तरह से लास्ट, तो कार्बन सॉल्युबिलिटी इन सीमेंटाइट, सीमेंटाइट मैक्सिमम कितने पे मिल रहा था, सीमेंटाइट तो 6.67 पे मिलता था। सीमेंटाइट फेज इज 6.67 परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये हमारे सारे सॉल्युबिलिटी हो गए कि कार्बन कहाँ कहाँ कौन से फेज में कितने परसेंटेज पे सॉल्युबल होता है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, A1, A2, A3 और ACM लाइन। तो क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालें आप, क्रिटिकल टेम्परेचर लाइंस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन कौन सा था अपना, A1 लाइन, ठीक है। अच्छा, तो A1 लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझते हैं। A1 लाइन कितने पे मिल रहा था, 727 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो A1 लाइन को ही हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। तो जब भी आपसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन कोई पूछता है तो वो कितना होगा, 727 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और या इसी को आप लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हो आगे चल के, ठीक है। जब हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब वहां पर इसका यूज होगा। दिस लाइन सिग्निफाइज द ट्रांसफॉर्मेशन, ये लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है ये समझ लो। तो दिस लाइन signifies
the transformation of perlite into ऑस्टेनाइट। जो अल्फा प्लस Fe3C था उसको हम परलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये चीज नहीं बताई आपको। तो अल्फा प्लस Fe3C जो है इसको हम बोलते हैं परलाइट, और गामा प्लस Fe3C यदि होगा तो इसको हम बोलते हैं लेडेब्यूराइट, LEDEBURITE, लेडेब्यूराइट, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्फा प्लस Fe3C परलाइट है, गामा प्लस Fe3C लेडेब्यूराइट है, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला हमने कि परलाइट इनटू, परलाइट से किसमें चले जाता है वो, ऑस्टेनाइट में। परलाइट इनटू ऑस्टेनाइट अपॉन हीटिंग एट यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। सेकेंड लाइन इज A2 लाइन, ठीक है। तो A2 लाइन तो ऑब्वियस है कि हमारा क्यूरी टेम्परेचर वाला लाइन था 768 डिग्री सेल्सियस पे। तो दिस लाइन इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर लाइन, दिस लाइन इज नोन एज क्यूरी temperature line, and it signifies the magnetic and non-magnetic transformation, क्योंकि इसके ऊपर नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा, इसके नीचे मैग्नेटिक हो जाएगा। This line signifies the transformation of magnetic to non-magnetic, magnetic to non-magnetic ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस इन आयरन कार्बन सिस्टम एंड अलॉयज ड्यूरिंग द हीटिंग, ठीक है। कार्बन कंटेंट हैज, यहाँ पर कोई इसका इंपॉर्टेंस है नहीं। द थर्ड लाइन इज A3 लाइन, ठीक है। ये दो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, A3 और ACM और A1, ठीक है। इस लाइन का वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। A3 लाइन की बात करें तो A3 लाइन दिस इज आल्सो नोन एज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, एंड दिस line is also known as hypoeutectoid steel। अच्छा, hypoeutectoid steel बताता हूँ, ठीक है। line for hypoeutectoid steel, and this line signifies transformation of, इसका significance समझ लो। This line signifies the transformation of ferrite into ऑस्टेनाइट, मतलब गामा में चले जाता है, फेराइट से ऑस्टेनाइट में, फेराइट इनटू ऑस्टेनाइट अपॉन हीटिंग ऑफ हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। इसी तरह से फोर्थ लाइन इज ACM लाइन, ठीक है। ACM लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, पर ये दूसरा जो रीजन है उसको अलग करती है, तो इसको भी हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन ही बोलेंगे। उसके बाद दिस इज नोन एज हाइपरयूटेक्टॉइड स्टील। हाइपरयूटेक्टॉइड स्टील का मतलब ये मान लो कि 2.1% से इधर जो लाइन थी, उस स्टील को हम बोलते हैं हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, और 2.1 से इधर उसको बोलते हैं हम हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। क्लियर है। तो ये 2.1% वाली लाइन है।
इससे इधर आएंगे तो हाइपोयूटेक्टॉइड स्थिति, आगे जाएंगे तो हाइपर, ठीक है। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन ऑफ 2.1% वाली लाइन जो थी उसको मैं हाइपोयूटेक्टॉइड स्थिति बोलता हूँ। दिस लाइन सिग्निफाइज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ लो कि दिस लाइन सिग्निफाइज अ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किसका था, फेराइट से ऑस्टेनाइट में, यहाँ पर सीमेंटाइट से ऑस्टेनाइट होगा। तो दिस लाइन सिग्निफाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cementite to austenite into austenite upon heating of hyper eutectoid state, ठीक है। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट दी फेज डायग्राम, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, ठीक है। तो यदि आप इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे कि कैसे बना है, कैसे आया है, पर आपको इसके लिए जो भी डायग्राम हमने पढ़ा आयरन कार्बन डायग्राम, उस आयरन कार्बन डायग्राम को बार बार ड्रॉ करके देखना है कि किस तरह से बनता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा पॉइंट या कौन से लाइन को हम क्या बोलते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो मैंने लाइंस लिखी है ये आगे यदि हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस हीट ट्रीटमेंट में ये लाइंस का जो लाइंस लिखी है A1 A2, वैसे A2 लाइन का तो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन A1 A3 और ACM लाइन जो है ये तीनों लाइनें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आपको जो तीन रिएक्शंस मैंने लिखी थी, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टॉइड, ठीक है, उन तीनों रिएक्शंस को भी याद रखना है कि कहाँ पर आपका जो भी कितने परसेंटेज पर आपको पेरिटेक्टिक मिल रहा है, कितने परसेंटेज पर आपको यूटेक्टिक मिल रहा है और कितने परसेंटेज पर आपको यूटेक्टॉइड मिल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से आप पूरा समझ सकते हैं। इस पूरे डायग्राम से आई थिंक यदि आप इसको समझें तो यहाँ से आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। या यदि आयरन कार्बन डायग्राम से ही एक क्वेश्चन आ ही जाएगा डेफिनेटली। क्लियर है? This is very much important for your gate preparation as well as for your एग्जाम, ठीक है। एनी ऑफ द एग्जाम, जो भी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम भी दिख रहे हैं उसमें भी ये डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आप केवल उसका डायग्राम ड्रॉ करें और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो भी हमने सारे पॉइंट्स लाइंस डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स और लाइन आप डिस्क्राइब कर दें कि अच्छा इस पर इतने टेम्परेचर पर इस तरह से आएगा। क्लियर है? तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माय साइड। अच्छा, आप इसके गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएं कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार ही बना था कि जो ऑस्टेनाइट है उस ऑस्टेनाइट का फेज मतलब स्ट्रक्चर पूछ लिया था। तो स्ट्रक्चर ऑब्वियस है, अभी देखा आपने कि ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। आप इसको इस तरह से ट्रिक से याद भी रख सकते हैं कि जैसे गामा मैंने बनाया, ठीक है, तो यदि गामा बना रहे हैं तो ऑब्वियस है गामा जैसा ही क्या बनता है, एफ बनता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है एक केवल गामा रीजन ही ऐसा है जहां पर आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, बीसीसी। अदरवाइज सब जगह क्या मिलता है आपको, सॉरी एफसीसी, बाकी जगह सब जगह क्या मिलता है आपको, बीसीसी स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू।